प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल वी लर्नर्स पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। दिवाली पास में आ गई हैं और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सारे एग्ज़ाम्स भी पास में आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स भी एक प्रकार का हमारा उत्सव है। तो इस उत्सव की जो एग्ज़ाम रूपी उत्सव है, इसकी तैयारियां बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी उत्सव में एक दीप हम भी जलाने के लिए आ गए हैं। और हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा दीप, एक ऐसी क्लास जो आपके एग्ज़ाम में प्रकाश फैलाएगी, आपको रास्ता दिखाएगी और उस प्रकाश में आपको नंबर दिखाई देंगे अपने। ठीक है, तो हम लेकर के क्या आए हैं आपके लिए आज के इस क्लास में। पूरा जो संविधान जब हम देखते हैं हमारा, तो संविधान में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो एग्जामिनर से बहुत ही फेवरेट होते हैं। हर पेपर में आर्टिकल्स से क्वेश्चन आते ही आते हैं जीएस में, और वही कुछ 150 क्वेश्चन हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और बच्चे परेशान होते हैं, पूरा संविधान पढ़ते रहते हैं इधर उधर, और उनको जो है सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। तो हम आज आपके लिए ऐसा मूल मंत्र लेकर के आए हैं कि आप एक बार ये जो कलेक्शन लेकर आए हैं, इस कलेक्शन से बाहर किसी भी एग्ज़ाम में जो हमारा है, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे वो आरओ एआरओ का हो, तो ये सारे के सारे एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। और 10 में से 99% जो क्वेश्चंस हैं, आप इन्हीं में से फंसने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट 80 आर्टिकल्स के साथ में हम आपके साथ में उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको पढ़ाई करेंगे। निश्चित रूप से आप लोग अगर जो साथ रहेंगे तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग पहुँचते हैं कि थोड़ा सा बेसिक सा परिचय देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये इसमें टोटल 80 प्रश्न हैं और ये जो क्लास है वो आरओ एआरओ, यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस, लेखपाल और वीडियो, इन सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाएँ, इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में कितने अनुच्छेद हैं। वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 448 के आसपास अनुच्छेद पहुंच चुके हैं और टोटल भाग कितने हो चुके हैं? 25 भाग हो चुके हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, भाग कितने हैं? 25। वर्तमान समय में अनुच्छेद कितने हैं? 448 के आसपास पहुँच गए हैं। और अनुसूचियाँ वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितनी हैं? 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। जबकि जो हमारा मूल संविधान था, जो 1947 में बनना शुरू हुआ था और 1950 में लागू हुआ था, 26 नवंबर को 1949 को कंप्लीट हुआ था बन करके, और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, जिस दिन हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, तो उस समय लागू होने के समय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे उस समय। और टोटल अनुसूचियाँ भाग कितने हुआ करते थे उस समय? उस समय केवल 22 भाग हुआ करते थे। अनुसूचियाँ कितनी थी टोटल? 8 अनुसूचियाँ थी। तो अनुसूचियाँ कितनी बढ़ गई हैं? 8 से 9, 10, 11, 12, तीन तीन जो है 4 अनुसूचियाँ टोटल बढ़ गई हैं। ठीक है, जब से बना है संविधान। और आर्टिकल्स तो 395 से लगभग 448 के आसपास पहुंच चुके हैं। लगभग 50 आर्टिकल बढ़ चुके हैं, संशोधन करके उसमें जोड़े जा चुके हैं। और जो भाग थे वो 22 भाग हुआ करते थे, उसमें 3 भाग भी जुड़ करके अब 25 हो चुके हैं। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। कभी कभी तो इसी इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चन आ जाता है और हम हमारे बच्चे जो है वो अगर जो पढ़ के नहीं गए हैं तो भूल जाते हैं वहाँ पर। तो ये इसमें इसी इंट्रोडक्शन से ही बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है 26 है, मिस प्रिंट हो गया है। 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। और इसके पीछे हमने वजह भी बताई थी कि ये 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू 2 महीने बाद क्यों किया गया? अगर जो ऐसा ही था, कुछ ऐसे अवसर पर ही लागू करना था, तो हम 1 जनवरी को भी लागू कर सकते थे। 1 जनवरी से नया साल स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, कई मौक़ों पर हम जारी कर सकते थे, इसको लागू करवा सकते थे, लेकिन हमने 26 जनवरी ही तिथि क्यों चुनी? इसके पीछे हमने बताया था कि हमारा जो 26 जनवरी 1930 को हमारे जो परतंत्र होते हुए भी हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाया था। 1929 का जो अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है, वो कहाँ हुआ था? लाहौर में हुआ था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था। और उस अधिवेशन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में ये फैसला लिया गया था कांग्रेस के द्वारा कि हम आने वाले 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे? अपना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए
हमने मनाया भी था लेकिन हम आज़ाद नहीं हो पाए उस समय। उस दिन की याद में, उस दिन को रिमेंबर करने के लिए, रखने के लिए हम हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने चुना, ये डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम अपना संविधान लागू कर देंगे और उस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया करेंगे। ये कारण था इसके पीछे। ठीक है, चलिए हम लोग देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जो हम अगर जो देखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर जो हम 80 निकालते हैं संविधान के टोटल 448 अनुच्छेद में से, तो पहला अनुच्छेद पहले नंबर पर आता है। और पहला अनुच्छेद हमारा क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। हमारे देश का नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र क्या होगा, ये पूरा डिटेल कौन बताता है? अनुच्छेद नंबर 1 बताता है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, एक इंडिया और भारत हमारे देश का नाम इंडिया रहेगा या भारत रहेगा, इंडिया सही या भारत सही, इस पर बहुत लंबी बहस छिड़ी। और ये पूरा का पूरा मुद्दा किससे जुड़ा हुआ था? अनुच्छेद नंबर 1 से जुड़ा हुआ था, जिसमें संघ का नाम दिया गया है और उसका राज्य क्षेत्र दिया गया है। ठीक, दूसरा जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है वो कौन है? अनुच्छेद नंबर 3 है। और ये अनुच्छेद 3 जो है वो किसका संदर्भ में है? नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। ये पूरा हम देखते हैं ना, हमारी जो केंद्र सरकार संसद है वो कभी कभी क्या करती है, कोई नया राज्य बनाती है या उसका क्षेत्र कम ज़्यादा कर देती है या कोई मौजूदा राज्य है उसका नाम बदल देती है। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ कहाँ पर हैं? अनुच्छेद नंबर 3 में वर्णित हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। ये मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना मूल अधिकार वाला चैप्टर, अभी देखना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अगर जो मूल अधिकार वाला अगर जो आपने चैप्टर नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। आर्टिकल 12 से 35 तक हम लोगों ने पढ़ा था ना। ठीक, तो वो मूल अधिकार वाला था। तो ये मूल अधिकार के अंतर्गत ये 13, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकारों को असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। ऐसी विधियां जो मौलिक अधिकार जो हमको 6 मिले हुए हैं उनसे असंगत हैं, यानी उनसे मैच नहीं करती हैं, उनके खिलाफ हैं, उनके विपरीत हैं। ठीक है, या मूल अधिकारों का कोई कानून, ऐसी कोई विधि जिससे मूल अधिकार सीमित होते हैं, मूल अधिकार कम होते हैं या उनका जो शक्ति है मूल अधिकारों की वो कम होती है, ऐसी सारी जो विधियां होंगी, तो ऐसे सारे जो कानून होंगे वो चाहे पहले के बने हुए हों चाहे बाद में बनाए जाएं संसद के द्वारा, वो सारे उस हद तक अमान्य हो जाएंगे, शून्य माने जाएंगे जिस हद तक वो किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। आप लोग जानते हैं कि मूल अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट उनका संरक्षक है। ठीक, तो मूल अधिकारों पर कोई आंच नहीं आने देता है। तो कोई कानून बनेगा ऐसा तो वो रद्द हो जाता है उस हद तक, अगर जो वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो ये लिखा कहाँ पर है? आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद नंबर 14, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। और ये क्या है? कानून के समक्ष समानता है। ये सबको, कानून की नज़र में सभी व्यक्ति बराबर हैं। ठीक है, कोई बड़ा छोटा, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं, सब बराबर है कानून की नज़र में। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो हमारे सामने आता है वो आता है अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद नंबर 16 है क्या? कि सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता देगी सरकार। क्या करेगी? सरकार की ये जिम्मेदारी है, देश की ये जिम्मेदारी है, संसद की ये जिम्मेदारी है कि वो तय करे कि सरकारी जो नौकरियां निकल रही हैं उनमें सभी वर्गों के, सभी लिंग के, सभी जाति धर्म के लोगों को, जो जितने भी भारतीय हैं, सभी भारतीयों को कैसा समान अवसर मिले, अवसर की समानता मिले, सबको मौका मिले उसमें। ठीक है, ये किसमें है? अनुच्छेद नंबर 16 में है। ठीक, अनुच्छेद नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, न जाने कितने क्वेश्चन बार ये कितने पेपर्स में पूछा गया है। अनुच्छेद नंबर 17 यह है क्या? अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत का उन्मूलन। छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल के तहत किया गया है? आर्टिकल नंबर 17 के तहत किया गया है। आप रट लीजिए, इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला आता है अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि अनुच्छेद 19 का ही हम प्रयोग करते हैं सब लोग, जब हम किसी की सरकार की आलोचना करते हैं या अपने विचार रखते हैं कहीं किसी मुद्दे पर, तो हम अनुच्छेद 19 का ही प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 19 है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में अधिकारों का संरक्षण है।
हमारे जो अभिव्यक्ति है, हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, जो हम बोलते हैं, अपने विचार प्रकट करते हैं, विचार रखते हैं विभिन्न मुद्दों पर, सरकार अगर हमको लगता है सरकार अच्छा काम नहीं कर रही तो उसकी आलोचना करते हैं, ये सब हम किस लिए कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारे संविधान ने आर्टिकल 19 में लिख दिया है कि हमारे देश के नागरिकों को क्या होगी? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। तो हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते हैं। और देखते हैं हम लोग आगे, अनुच्छेद नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा अनुच्छेद है जो किसी भी परिस्थिति में इसको जो है विलंबित, इसको निरस्त नहीं किया जा सकता। चाहे देश में आपातकाल लगा हो, चाहे देश युद्ध की स्थिति में हो, चाहे कैसी भी स्थिति हो, ये अधिकार जो है किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में छीना नहीं जा सकता। ये कौन सा है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। हर व्यक्ति को उसके शरीर और उसके जीवन की स्वतंत्रता का, उसके संरक्षण का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के जो प्राण हैं उसकी देह से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अलग नहीं किए जा सकते। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ऐसे मारा और पीटा नहीं जा सकता। ठीक है, एक विधि द्वारा संगत प्रक्रिया है बिना उस प्रक्रिया के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों को की बात करते हैं। तो अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद निकल के आता है वो 21 का ही ए पार्ट निकल के आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है ये। ठीक है, बहुतों बार पूछा गया है। क्या है इस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21A, ये प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। जो हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, इनको जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है, मूल अधिकार का बना दिया गया इसको, और ये जो है ये इसी अनुच्छेद 21A में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 25 जो है, आर्टिकल 25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में है। जो हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसकी भाषा ये बयां करता है। और क्या लिखा हुआ है इसमें देखिए, आप लोग देखिए, एक बार नज़र डालिए। अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मन चाहा काम धर्म और इसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। विश्वास, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म में विश्वास रख सकता है, आस्था में किसी भी पूजा पद्धति उपासना के कोई भी ऐसा जो है ये व्यक्ति कर सकता है। तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का है और उसके प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता देता है। कौन सा? आर्टिकल नंबर 25। आगे बात करें अगर जो हम, तो फिर से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमारे सामने निकल के आता है। वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 30। अनुच्छेद नंबर 30 हमारे अल्पसंख्यकों के बारे में है। और अल्पसंख्यकों को क्या बोलता है कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा, और उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन चला सकते हैं स्वयं से। ये अल्पसंख्यकों को दिया गया है, जो भाषाई रूप से और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 31 का सी। ठीक है, आपको पता है अनुच्छेद 31 जो है, अनुच्छेद 31 का जो सी है वो क्या कहता है? कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या करता है। मतलब कि कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए जो विधि होगी उसकी ये व्याख्या करता है अनुच्छेद 31C। आगे बात करते हैं हम लोग, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए, बिल्कुल अपने मस्तिष्क में छुपा लीजिए इसको। यही वो आर्टिकल है जिसको B.R. अम्बेडकर ने क्या बोला है? संविधान की अंतरात्मा बोला है, संविधान की आत्मा बोला है। किसने? B.R. अम्बेडकर ने। तो ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि B.R. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को या किस आर्टिकल को संविधान की आत्मा बोला है? तो आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद नंबर 32। और है क्या ये अनुच्छेद नंबर 32? वो कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट सहित अन्य उपचार। यही वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट को ये गारंटी देता है, जिसके माध्यम से कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार जो 6 मिले हुए हैं उसका उल्लंघन होता है, वो छीने जा रहे हैं, उसको प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो वो सीधा कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ तक समझ गए, आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसलिए इस पर बात कर रहे थे। इसमें 5 प्रकार की रिट भी आती हैं और उस रिट का वीडियो भी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है। आप जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिट से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो रिट वाला वीडियो भी
जरूर देख लेंगे। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद नंबर 38 बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वो क्या कहता है, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। राज्य को ये जिम्मेदारी मिली हुई है 38 में, अनुच्छेद 38 के अंतर्गत, कि राज्य क्या करेगा, लोगों का कल्याण को बढ़ावा देगा। जो हमारे देश की संसद है, हमारा देश के जो सरकार है, इसका क्या कर्तव्य है कि वो लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा लगातार। ठीक है, सबके कल्याण के लिए बात करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक बार फिर से आ गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 40। और इसका मतलब क्या है, 40 क्या बात करता है, वो कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद नंबर 40 कहता है। ठीक है, और फिर अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 44। अनुच्छेद नंबर 44 क्या कहता है कि सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, जो हम अभी समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, अभी बीच बीच में ये चर्चा आ जाती है, विशेष सत्र कभी अभी जब बुलाया गया तब ये चर्चा थी कि शायद सरकार समान नागरिक संहिता लाने वाली है। ठीक है, जिसको हम कॉमन सिविल कोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है समान नागरिक संहिता मतलब कि जो सिविल कानून है, ठीक है, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए, सबके लिए एक होने चाहिए। अभी हमारे यहाँ मुस्लिमों के अलग चलते हैं सिविल मामलों में, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार जो है, शरीयत के अनुसार। ठीक है, और बाकी धर्मों में लोगों के अलग चलते हैं। ठीक है, विवाह तलाक संबंधी इत्यादि जो नियम हैं वो अलग अलग से चलते हैं। लेकिन इस जो आर्टिकल 44 है वो हमारे देश की संसद को ये निर्देश देता है कि संसद राज्य क्या करेगा, ये प्रयास करेगा कि राज्य में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको सिविल मामलों में, जो दीवानी मामले हैं, उन मामलों में भी समान एक नागरिक संहिता बनाई जाए जिससे सभी को न्याय दिया जा सके। ठीक है, तो ये आर्टिकल 44 बोलता है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों आर्टिकल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला जो इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 45 है कि 6 साल से कम नहीं, 6 साल से ज़्यादा उम्र के, 6 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, जो अब कहाँ पे शामिल हो गया है, आर्टिकल 21 का ए में शामिल हो गया है। पहले ये यहाँ अनुच्छेद 45 में हुआ करता था। ठीक है, अनुच्छेद 46 ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये 46 वाला। देखिए, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमज़ोर वर्ग के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है SC ST और जो OBC है उसके कल्याण के लिए, उसको उसके जो है सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए सरकार विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाती है और नीतियाँ बनाती है। तो वो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि ऐसा राज्य प्रयास करेगा कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद नंबर 50, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क करके लिख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। कौन सी बहुत बड़ी बात कर रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। ठीक है, जो हमारी कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका को बिल्कुल अलग कर दिया गया, ताकि जो हमारी सरकारें हैं, हमारी जो संसद है, वो न्यायपालिका पर कोई दबाव ना बना सके और न्यायपालिका निष्पक्ष तौर पर फैसले दे सके। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका को बिल्कुल अलग रखा है। ठीक है, और इसी कारण से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारी सरकार को भी, प्रधानमंत्री को भी, संसद को भी फटकार लगा देता है। क्यों, क्योंकि वो किसी के अधीन नहीं है, वो एकदम स्वतंत्र है, काम करता है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल आर्टिकल है और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 50। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 51, ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसमें लिखा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा। राज्य क्या करेगा, राज्य हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 51 में ही आता है, वो है अनुच्छेद 51A। ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है, 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, 44 जो है 1976 में जोड़ा गया था इसको, और इसमें जोड़ करके लिखा क्या गया है, मौलिक कर्तव्य लिख दिए गए हैं।
क्या लिख दिए गए हैं इसमें? मौलिक कर्तव्य लिख दिए गए हैं। 42वां संविधान संशोधन जो है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, उसी में ये जोड़ा गया था। और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहाँ से गए हैं, ये हम लोग एक वीडियो अलग से भी बनाए थे कि संविधान के सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से हमारे संविधान में कौन कौन सी विशेषता ली गई है। वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए यही बता देते हैं। ये रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। उस समय जो यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत संघ जिसको हम लोग कहते थे, उसके संविधान से लिए गए हैं और हमारे संविधान में कहाँ जोड़े गए हैं? 51 के सेक्शन ए में जोड़ दिए गए हैं, ठीक है। और ये इनकी टोटल संख्या कितनी है? 11 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 72 है। और अनुच्छेद नंबर 72 क्या है? राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं। हमारे देश का जो मुखिया होता है, हेड होता है, कार्यपालिका जो हेड होता है, ठीक है, संसद का जो एक अंग है, और जो सबसे ऊंचा पद है हमारे देश में वो राष्ट्रपति का है। और राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ मिली हुई हैं, क्योंकि ऊंचा है भाई, मुखिया है देश का, तो कुछ ना कुछ उसके पास स्पेशल पावर होनी चाहिए। अब स्पेशल पावर में कौन कौन सी उसको स्पेशल पावर मिली हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर 32 जो है 72 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा है चलो देखते हैं। क्षमादान। क्षमादान का मतलब है कि किसी को फांसी वांसी की सज़ा जैसे मिल जाती है, किसी को कोई सज़ा मिल गई है जो है, उसको माफ़ करने का अधिकार किसको है? किसके पास ऐसी पावर है? वो राष्ट्रपति के पास है। सज़ा का निलंबन कर सकता है, वो सज़ा को रोक सकता है, ठीक है। और कुछ मामलों में सज़ा को कम भी कर सकता है, कुछ ऐसे मामले में सज़ा को कम भी कर सकता है, ठीक है। जितनी सज़ा मिली थी उससे कम करवा दे, ठीक है। तो ये सब शक्तियाँ किसको दी गई हैं? हमारे देश के जो मुखिया हैं, राष्ट्रपति को दी गई हैं। और ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हैं? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करते हैं। वो कौन है? अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 हमारा क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति हमारे देश में तो कार्यपालिका का हेड होता है, मतलब कि जितने भी आदेश काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। कोई बिल आता है संसद से पास होता है, तो वो जब राष्ट्रपति के साइन होते हैं तभी वो जो है कानून बनता है। तो राष्ट्रपति को पावर्स तो दे दी गई हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से सब करने लगेगा क्या? तो राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार मंत्री परिषद बनाई गई है, ठीक है। और वो मंत्री परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाई गई है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत बनाई गई है। अनुच्छेद 74 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी, और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और उसी की सलाह पर ही कौन काम करेगा? राष्ट्रपति काम करेंगे। इसलिए देखते हैं कि पावर्स तो सारी राष्ट्रपति हैं, प्रयोग तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन उनका असली प्रयोग कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, मंत्री परिषद कर रही है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद सलाह देते हैं राष्ट्रपति, वही काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है? अनुच्छेद 74 में लिखा गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? अनुच्छेद 76 भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, उसके जो है नियुक्ति की बात, उसके पद की बात करता है कि भारत में एक महान्यायवादी भी होगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 76 कहता है। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और अनुच्छेद हमारे रास्ते में पड़ता है, चलो इसको भी पढ़ते हुए और आगे बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा यहाँ भी ठहर जाते हैं, देख लेते हैं इसको भी, इससे भी परिचय कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे आर्टिकल मिल रहे हैं हमारे संविधान की जर्नी में, सबसे मिलते जुलते चल रहे हैं जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, ठीक है। तो कौन है? अब ये आर्टिकल 78 है, ठीक है। आर्टिकल 78 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। अगर जो प्रधानमंत्री कोई निर्णय ले रहे हैं, संसद में क्या चल रहा है, उनकी कैबिनेट में क्या चल रहा है, वो पूरा जानकारी कौन किसको देना है? राष्ट्रपति को उनको देना है, ऐसा उनका कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। जैसे हमारे वहाँ पिछले पुराने समय में क्या होते थे? महामंत्री हुआ करते थे, वो जो काम करते थे उसके बारे में राजा को समय समय पे जानकारी देते थे। वैसे ही प्रधानमंत्री को भी ये कर्तव्य है उसका कि वो राष्ट्रपति को जानकारी देता रहे, ठीक है। आगे बात करें तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आ गया फिर से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। कौन सा? अनुच्छेद नंबर 110। ये क्या है? धन विधेयकों की परिभाषा। आप लोग जानते हैं कि विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं साधारण विधेयक और एक होते हैं धन विधेयक। और हमने देखा है कि धन विधेयक में और साधारण विधेयक में अंतर क्या है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही जो है पेश किया जा सकता है, उसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। और धन विधेयक के मामले पे लोकसभा की पावर्स बहुत ज़्यादा
होती हैं। ठीक है, तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, ये कैसे तय होगा? ये तय करने के लिए अनुच्छेद 110 जो है उसमें जो है धन विधेयक की परिभाषा दे दी गई है। अगर जो उस परिभाषा के अनुरूप है तो वो धन विधेयक है, और उस परिभाषा के अनुरूप नहीं है तो वो धन विधेयक नहीं है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद आ रहा है, चलो इससे भी मिल लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जो अनुच्छेद है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अनुच्छेद नंबर 112। 112, ठीक है, आजकल 112 तो पुलिस का नंबर हो गया यूपी में। ठीक है, तो 112 जो अनुच्छेद है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम अपनी सरल भाषा में क्या कहते हैं, बजट कह देते हैं। ठीक है, तो बजट बजट शब्द का जिक्र हमारे संविधान, मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, वहाँ पर बजट की जगह पे क्या लिखा हुआ है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बजट बना लिए हैं, और बजट हर साल पेश होता है, आप लोग जानते हैं। तो वो बजट की चर्चा कहाँ पे की गई है हमारे संविधान में, वो 112 आर्टिकल नंबर 112 में की गई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, आगे अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3 अर्थात 123। अनुच्छेद नंबर 123 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको भी आप रख लीजिए। अनुच्छेद 123 क्या कहता है, संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई जब संसद, हमारे देश में जो संसद है वही सारे नियम कानून बनाती है, बड़े फैसले लेती है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे देश में साल भर तो संसद बैठी नहीं रहती कि सारे संसद वहीं बैठे रहेंगे। ठीक है, तो हमारे संसद में 3 सत्र होते हैं मौजूदा में। एक बजट सत्र होता है सबसे पहले, उसके बाद मानसून सत्र होता है, और उसके बाद शीतकालीन सत्र होता है। तो इन सत्रों के, 3 सत्रों के बीच में अगर जो कोई फैसला लेना हो या कोई ऐसा औचक डिसीजन लेना पड़ जाए तो वो कैसे होगा, क्या तुरंत तो बुलाया नहीं जा सकता संसद को? तो इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं ने आर्टिकल 123 में ये व्यवस्था की कि जब भाई संसद का कार्यकाल ना चल रहा हो, जब जिस समय संसद में छुट्टी चल रही हो, उसका जो है सत्र ना चल रहा हो, तो उस स्थिति में अगर जो कोई डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति उसको अध्यादेश के माध्यम से जारी कर सकते हैं, और ये अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहेगा बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, 6 महीने के अंदर उसको फिर संसद से पारित करवाना होता है। ठीक है, उसकी मंजूरी लेनी होती है। ठीक, तो ये संसद, जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो कहाँ से मिली हुई है, आर्टिकल 123 से मिली हुई है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अध्यादेश। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। और अब हम आ गए 143, बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 143। ठीक है, 143 अनुच्छेद जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो इसको पहले समझ तो लेते हैं भाई, तब तो आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 143 जो है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। मान लेते हैं राष्ट्रपति तो हमारा नया नया चुना होता है, उसको कोई कानूनी ज्ञान नहीं है, कोई मामले में अगर जो उसको कोई दांव पेच फंस जाता है, उसको नहीं समझ में आ रहा है क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को ये पावर है, राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसको, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसको 143 बोल सकता है, मतलब वो उससे सलाह ले सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांग सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे सकता है, लेकिन सलाह वो माने ना माने वो उसके ऊपर है। लेकिन उसके पास एक पावर है कि वो किसी कानूनी मामले में, किसी भी मामले में जहाँ उसको आवश्यकता लगती है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह कर सकता है। ठीक, आर्टिकल 143। आगे बोलते हैं, आगे पढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद नंबर 148 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वो क्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं। ठीक है, कैग जिसको हम बोलते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जो भ्रष्टाचार और ये जो हमारा जो जितना भी संसद में डिसाइड होता है कि कहाँ पे कितना पैसा खर्च होगा, उस पर निगरानी कौन रखता है, यही रखता है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, सारे घोटालों का खुलासा कौन करता है, यही करते हैं। ठीक है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, CAG इनको बोलते हैं, और इनको ही ये पूरी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और ये भी जो है बहुत ये पावरफुल पद होता है। और कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि अभी हमारे वर्तमान के जो CAG हैं उनका क्या नाम है।
ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जिसको भी मालूम है। ठीक, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के बारे में बात करता है। कौन सा? अनुच्छेद 148। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला महत्वपूर्ण अनुच्छेद आता है आपके सामने, वो आता है अनुच्छेद नंबर 149। 149 अनुच्छेद क्या कहता है? भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियाँ। देखो, जो सीओजी की अभी हम बात कर रहे थे, उसके काम क्या होंगे, उसकी शक्तियाँ कितनी होंगी। ठीक है, ये जो नियंत्रक सीएजी है हमारा, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है इसके पास कितनी शक्तियाँ होंगी, उसकी उनका जिक्र कहाँ पे मिलता है? 149 में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? 149 में मिलता है। ठीक, और अगला अनुच्छेद हम देखते हैं, वो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट ही नहीं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 155 क्यों? क्योंकि 155 अनुच्छेद जो है वो बात करता है राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की। जो हर स्टेट में जो है केंद्र सरकार और जो हमारा जो राष्ट्रपति का एक नुमाइंदा होता है, जिसको हम राज्यपाल बोलते हैं, जिसको हम राज्य कार्यपालिका का मुखिया भी कहते हैं, और वो गवर्नर, जो राज्यपाल जिसको इंग्लिश में गवर्नर बोलते हैं, वो उसकी नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 155 है। अनुच्छेद 155 के तहत ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए एकदम। आगे बढ़ते हैं तो हमको एक और अनुच्छेद मिलता है। ठीक है, उस अनुच्छेद की कुटिया में चलते हैं, तब वहाँ पता चलता है, उससे थोड़ा सा बातचीत करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 161 था वो, और 161 अनुच्छेद जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको पता चलता है कि क्षमा को कम करने, सजा को कम करने, ये गलत प्रिंट हो गया है, सजा को कम करने, टालने और निलंबित करने की राज्यपाल की शक्ति। तो जो राज्य का हाई कोर्ट होता है हमारा, वहाँ से अगर जो किसी को कोई फैसला में किसी को कोई सज़ा मिली हुई है, तो उस सज़ा को कम करना, टालना, निलंबित करना, इस संबंध में किसको शक्तियाँ दी गई हैं? राज्यपाल को शक्तियाँ दी गई हैं। और राज्यपाल को ये शक्तियाँ मिली हुई हैं किस अनुच्छेद के तहत? 161 के तहत मिली हुई हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुच्छेद 163, थोड़ा सा ही आगे बढ़ें कि 163 मिल गया। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, चलो इसको भी पढ़ लेते हैं। 163 जो है वो राज्यपाल की सहायता के लिए, सलाह के लिए मंत्रिपरिषद की बात करता है। ठीक है, राज्यपाल भी ऐसे ही काम नहीं करेगा मन मर्जी से, उसके भी सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था हमारे संविधान ने की है। और वो मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री और जो उसकी मंत्रिपरिषद है, वही जो सलाह देते हैं, उसी सलाह के अनुसार ही जो हमारा राज्यपाल होता है उसको काम करना होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 163 में दिया हुआ है। आर्टिकल नंबर 163 याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही लेकर के आए हैं। ठीक है, वरना 448 में से अब 80 अनुच्छेद निकालना बड़ी बात नहीं है, कोई भी 80 दे सकते थे, लेकिन इम्पोर्टेंट चुन चुन के लाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं तो एक और आर्टिकल मिलता है, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 165 है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 165 क्या कहता है? राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है कि राज्य का एक महाधिवक्ता भी होगा। ठीक है, वो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 165 है। अगला आर्टिकल 167 इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं क्या है कि जो है आर्टिकल 167 वो कहता है कि राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य, जैसे हमने देखा था कि प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते थे, वैसे ही मुख्यमंत्री का भी ये कर्तव्य होता है कि वो समय समय पर राज्यपाल द्वारा मांगी गई जानकारियों को उनको प्रदान करें। ठीक है, ये कौन सा आर्टिकल है? 167। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो देखते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं हम, और ये जो है अनुच्छेद 168 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यों में विधान मंडलों की व्यवस्था की बात करता है। हम लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में जो है वो विधानसभा होती है, एक तो मेन सदन होता है। तो हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों में दो प्रकार की व्यवस्था है हमारे यहाँ। एक होती है एक सदनी व्यवस्था, जिसमें ऐसे राज्य जिनके पास केवल विधानसभा है, ठीक है, उनको बोलते हैं एक सदनी व्यवस्था। और कुछ ऐसे 6 ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जहाँ पर द्विसदनी व्यवस्था है। और द्विसदनी व्यवस्था में एक तो विधानसभा होती है, दूसरा कौन सा होता है? विधान मंडल होता है। ठीक है, तो कोई भी राज्य अपने राज्य के अंदर जो है वो 2 सदनी व्यवस्था, एक सदनी व्यवस्था रख सकता है। और
अगर द्विसदनी है तो वहाँ पर राज्य के विधानमंडल की व्यवस्था होगी। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 168 के अंतर्गत है। ठीक है, आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद नंबर 169, अनुच्छेद नंबर 169 169, यहाँ पे क्या बताया गया है? राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन के बारे में बताया गया है कि अगर जो ये जो आर्टिकल 169 है वो कहता है कि अगर कोई राज्य चाहता है अपने देश में, अपने राज्य में विधान परिषद बनाना, तो वो कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। अगर कोई राज्य ये चाहता है कि उसकी जो यहाँ उसके राज्य में विधान परिषद है वो ख़त्म की जाए, उन्मूलन किया जाए, उसका ख़त्म कर दी जाए, तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इस बारे में कौन बताता है? 169, आर्टिकल नंबर 169। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमारे सामने निकल के आता है, वो कौन है? अनुच्छेद नंबर 170 है। अनुच्छेद जो 170 है वो राज्यों में विधानसभाओं की संरचना की बात करता है। विधानसभा, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हर राज्य के पास, ये तो हर राज्य के पास होती है विधानसभा। ठीक है, तो विधानसभा की संरचना कैसी होगी, इस संबंध में कौन सा आर्टिकल है? 170 है। ठीक है, और अनुच्छेद नंबर 171 जो है वो क्या बात करता है? राज्यों में विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी। ठीक है, 171 में विधान परिषदों की संरचना कैसी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल नंबर 172, आर्टिकल नंबर कौन सा? 172। आर्टिकल नंबर 172 कहता है कि राज्य विधानमंडलों की अवधि, उनका टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो राज्य के जो विधानमंडल होते हैं उनकी अवधि कितनी होती है? 6 साल। 6 साल जो होती है, वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो चुने जाते हैं, वो 6 साल तक अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 173 देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 173 कहता है विधानमंडल, जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी सदस्यता के लिए योग्यता। ठीक है, उनकी सदस्यता के लिए योग्यता कितनी होगी? विधानमंडल का सदस्य अगर किसी को बनना है तो उसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, और ये जो 6 साल हमने बताया है ये विधान परिषद का है। ठीक है, विधान परिषद जो विधानसभा होती है वहाँ जो लोग होते हैं उनको 5 साल के लिए चुना जाता है, और विधान परिषद में, ठीक है, जो दूसरा सदन होता है उसमें जो है 6 साल के चुना जाता है। ठीक, तो ये कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, विधानमंडल क्या होता है? दोनों को मिल करके बनता है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों को मिला के बनता है विधानमंडल। जहाँ पे विधान परिषद नहीं है वहाँ केवल विधानसभा ही विधानमंडल का काम करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो मुख्य इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हमारे सामने आता है वो कौन सा आता है? वो आता है अनुच्छेद नंबर 174, अनुच्छेद नंबर 174। और अनुच्छेद नंबर 174 क्या कहता है? राज्य विधायिका का सत्रावसान और राज्य विधायिका का विघटन। जो हमारे राज्य की विधायिका है, ठीक है, हर राज्यों में एक विधायिका होती है, तो उस राज्य की विधायिका का सत्र कैसे चलेगा, कब सत्र खत्म होगा, और अगर राज्य की जो विधायिका है उसको डिसॉल्व करना है, उसको भंग करना है, तो वो कैसे होगा। ये सब कहाँ पे लिखा हुआ है? 174 में लिखा हुआ है। ठीक, आर्टिकल नंबर 178 की बात करें तो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की बात करता है कि जो विधानसभा होगी वहाँ पर एक स्पीकर भी होगा और एक डिप्टी स्पीकर भी होगा, अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। समझ में आया? ठीक, हर राज्य की विधानसभा में होता है। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। और अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारे सामने निकल के आता है वो कौन सा आता है? 194। 194 महाधिवक्ता की शक्तियाँ, उसके विशेषाधिकार और उसकी प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरोध क्षमता जो है, ये जो है महाधिवक्ता की शक्तियाँ, उसके विशेषाधिकार और उसकी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 200। वो क्या है? राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति, कि जो राज्यसभा में जो कोई भी बिल पारित होता है वो तब तक लागू नहीं होता जब तक राज्यपाल की स्वीकृति नहीं मिल जाती। और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 200 में लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगला अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट मिलता है वो कौन सा है? 202, 202। ये क्या कहता है? राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट की बात करता है। देखो हम लोगों ने बजट वहाँ भी पढ़ा था, ठीक है, 112 में, जो केंद्र सरकार का था, संघ का सरकार का था।
ये हमारे राज्यों की सरकार की बात करता है कि जो राज्यों की सरकार है, जो राज्यों का विधानमंडल है, वो भी अपने यहाँ हर वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण देगा। वहाँ पर भी बजट की बात नहीं की गई। देखो, बजट हम लोग सरल भाषा में कहते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे संविधान में, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ठीक, तो कहाँ है, 202 में है। ठीक, अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमको मिलता है आगे बढ़ने पर, वो कौन सा मिलता है भाई, 202 मिल गया। अब इनसे भी मिल लेते हैं, ये क्या कहते हैं। तो अनुच्छेद 202 जो है वो क्या है, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात करता है। भाई हर राज्य के पास अपना एक विधानमंडल है, और बहुत सारे हिंदी भाषी राज्य हैं हमारे देश में, बहुत सारे गैर हिंदी भाषी राज्य हैं जहाँ मलयालम, तेलुगु, तमिल, बांग्ला, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो उनकी जो भाषा होगी वहाँ विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली, उसका जिक्र, उसके जो उल्लेख है वो कौन सा आर्टिकल करता है, 210 कर रहा है, आर्टिकल नंबर 210। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं अनुच्छेद नंबर 212 मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 212। ठीक, ये क्या है, न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। मतलब कि ये एक कानून बना दिया गया और ये रखा गया आर्टिकल 212 के तहत कि भाई पार्लियामेंट में जो डिस्कशन हो रहा है, पार्लियामेंट के अंदर, वो संसद में हो चाहे वो राज्यों के संदर्भ में, ये राज्यों के संदर्भ वाली बात कर रहा है कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं या जो विधानमंडल की कार्यवाही चल रही, उस कार्यवाही के दौरान किसी व्यक्ति ने क्या वोट दिया, क्या बहस में कौन सा पॉइंट रखा, क्या बिंदु रखा, इस बारे में, उस कार्यवाही के बारे में जो पूछताछ करने का या उसमें जो सज़ा या दंड देने का जो अधिकार है, वो अधिकार किसके पास नहीं होगा, न्यायालय के पास नहीं होगा। तो जो राज्य के विधानमंडल में कोई बात हो गई है किसी से अगर जो, तो उस पर डिसीजन लेने का काम कौन करता है, केवल राज्य विधानमंडल का जो स्पीकर होता है वो करता है। ठीक है, तो अभी अब देखिए, जब संसद लोग कुछ बोल देते हैं पार्लियामेंट में, तो वहाँ लोकसभा स्पीकर उनको जो है सजा देते हैं, और राज्य के विधानमंडल में अगर जो कोई विधायक या मुख्यमंत्री कुछ ऐसा बोल देता है, अभद्र या कुछ ऐसा गलत बोल देता है, तो उसमें कार्रवाई किसके ऊपर होती है, कौन करता है उसके ऊपर कार्रवाई, वो राज्य की जो विधानसभा है, विधानमंडल है, उसका जो स्पीकर होता है वो करता है। ठीक है, तो यही बताया गया है कि 212 के तहत, ठीक है, कि न्यायालय इस बारे में कुछ नहीं करेंगे कि उसमें क्या हो रहा था अंदर। ठीक है, आगे अगर जो हम बात करें तो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है अनुच्छेद हमारे सामने, वो कौन सा आता है, आर्टिकल नंबर 213। 213 आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश पारित करने की शक्ति। हमने देखा था कि हमारे राष्ट्रपति को भी अध्यादेश पारित करने की शक्ति मिली हुई है आर्टिकल 123 123 के द्वारा। और हमारा जो राज्य में भी अगर जो हमारा उस समय राज्य का विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है और राज्यपाल को कोई औचक फैसला लेने की स्थिति आती है, तो वो ले सकता है अध्यादेश के माध्यम से। राज्यपाल भी अपने राज्य में अध्यादेश ला सकता है, और वो अध्यादेश लाने की शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 213 देता है। ठीक है, समझ में आ गया, इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, दिल्ली चलो। किसने नारा दिया था ये, दिल्ली चलो का, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, तो हम भी आगे बढ़ते हैं अपने सफ़र में, और हमारी मुलाकात होती है आर्टिकल नंबर 214 से। चलो, जब हमने इससे बात की, मुलाकात की, तो पता चला कि आर्टिकल नंबर 214 जो है वो राज्यों के लिए उच्च न्यायालयों की व्यवस्था करता है। वो आर्टिकल 214 को इसलिए रखा गया कि वो ये बताता है कि राज्यों में जो भी एक क्या होगा, जैसे केंद्र के स्तर पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है देश के स्तर पर, वैसे ही राज्य के स्तर पर एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा। ये कौन बात करता है, 214 बात करता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो देखियो 217। ठीक है, 217 को देखते हैं, तो वो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तों की बात करता है। भाई अब जब उच्च न्यायालय बनाया जाएगा तो उसमें न्यायाधीश भी होंगे, अब उनकी नियुक्ति भी होगी, तो उनकी जो शर्तें होंगी उस नियुक्ति की, उसकी बात कौन करता है, अनुच्छेद 217 करता है। ठीक है, न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तें। ठीक है, आगे बात करें हम लोग, तो आगे जब हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने अनुच्छेद 226 आता है, और अनुच्छेद 226 क्या है, उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति।
देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है 5 प्रकार की और मूल अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक, तो सर्वोच्च न्यायालय वहाँ तो केवल वो मूल अधिकारों के तहत रिट जारी करता था, लेकिन अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को सभी मामलों में, किसी भी मामले में रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है हाई कोर्ट को। ठीक है, तो ये एक मामला ऐसा है जहाँ पर हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। ये एक अपवाद है। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मामला है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल कौन हो जाता है, हाई कोर्ट हो जाता है। तो यही है आर्टिकल नंबर 226। इस आर्टिकल के तहत विभिन्न मामलों पर जो हमारा हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकते हैं, जबकि रिट जारी के संदर्भ में जो आर्टिकल 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी करता है, जबकि ये किसी भी मामले के प्रति अगर जो इनको लगता है कि वहाँ ज़रूरत है तो वो जारी कर सकते हैं। यहाँ इनका क्षेत्राधिकार जो है वो बड़ा है। ठीक, इसका हाई कोर्ट का। चलो ये समझ गए ना, इम्पॉर्टेंट था इसलिए इतना बताया। आगे बात करते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 239 का ए पार्ट। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? क्योंकि जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली, ठीक है, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है दिल्ली, ठीक, उसके लिए एक विशेष उपबंध जो दिए गए हैं, उसके लिए जो विशेष शर्तें दी गई हैं, विशेष चीज़ें हैं, वो कहाँ पे लिखी हुई हैं? आर्टिकल 239 का ए पार्ट के ए पार्ट में। ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग। अनुच्छेद नंबर 243 का बी, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये क्या, पंचायतों के गठन की बात करता है। ठीक, अनुच्छेद 243 का सी, ये पंचायतों की संरचना की बात करता है, क्योंकि हमारे देश में जब पंचायती राज सिस्टम लाया गया तो उसमें ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि भाई गठन कैसे होगा, उनकी संरचना कैसी होगी, उनके अधिकार क्या क्या होंगे। तो फिर ये संशोधन करके इनमें लिखा गया, तो 243 में बी पार्ट जोड़ा गया, 243 में सी पार्ट जोड़ा गया। तो ये सब चीज़ें देखो जोड़ी जा रही हैं, तो ये वहीं से संबंधित हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। तो देखो 243 का जी जो पार्ट है, देखो बहुत सारे पार्ट 243 में जोड़े गए क्योंकि पूरा पंचायतों को बहुत कुछ देना था ना। तो 243 जी के तहत पंचायतों की जिम्मेदारियां, उनकी शक्तियां और उनके अधिकार, ये डिसाइड किया गया किसके द्वारा? संसद के द्वारा हमारे। ठीक है, और इसको जोड़ दिया गया संविधान संशोधन करके 243 का जी पार्ट बना करके। ठीक, अनुच्छेद 243 का के पार्ट, अनुच्छेद 243 का ही के पार्ट क्या कहता है कि पंचायतों का चुनाव कैसे होगा। भाई ये पंचायतों का गठन होगा तो उनका चुनाव भी होना चाहिए ना, तो चुनाव का पूरा प्रोसेस कहाँ पे लिख दिया गया? 243 के पार्ट के में लिख दिया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल हमारे सामने खड़ा हुआ है, उसकी बात करते हैं, देखते हैं, उससे मुलाकात करते हैं। तो भाई आर्टिकल 249 से मिलिए। और 249 जो आर्टिकल है वो राज्य सूची के विषय के संदर्भ में, राज्य सूची के जो विषय हैं उन संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की संसद की शक्ति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा समझा देते हैं, आपको समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है। ठीक, तो आर्टिकल 49 जो है दरअसल क्या है, तो जो हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची, वहाँ पर क्या किया गया है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो हमारे देश में शक्तियाँ, सरकारों के पास शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों को बांट दिया गया है कि भाई सारी की सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार ही थोड़ी प्रयोग करेगी, कुछ शक्तियाँ तो राज्य सरकार को भी मिलनी चाहिए, और कुछ ऐसी शक्तियाँ जो दोनों प्रयोग कर सकें। ठीक है, तो 3 प्रकार की अनुच्छेद 7 जो अनुसूची 7 है, वहाँ पर 3 लिस्ट दी हुई हैं। पहली लिस्ट में संघ सूची उसको बोलते हैं। वहाँ जो टॉप पॉइंट दिए हुए हैं, मुद्दे दिए हैं, उन पर केवल और केवल कानून कौन बनाएगा? संघ सरकार। ठीक, जो दूसरी लिस्ट है वो राज्य सूची है, उसमें जो विषय दिए हुए हैं उन पर कानून कौन बनाएगा? केवल राज्य ही कानून बना सकता है। और तीसरी जो सूची है जिसको हम लोग समवर्ती सूची बोलते हैं, वो समवर्ती सूची में राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। तो देखो राज्य सूची के विषय का कोई विषय है तो वहाँ पर कानून केवल कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। लेकिन अनुच्छेद 249 बोलता है कि कोई ऐसा विषय आ जाए राज्य सूची में जिस पे
कानून बनाने से राष्ट्रीय हित होता हो, कोई राष्ट्रीय जो है देश की भलाई के लिए, देश की हित के लिए अगर जो कोई ऐसा मामला आ जाता है कि केंद्र को, संसद को ज़रूरत है किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की, तो वो शक्ति संसद को कौन दे रहा है? आर्टिकल 249 दे रहा है कि विशेष परिस्थितियों में जब राष्ट्रीय हित की बात आ जाए तो हमारे देश की संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ठीक है, समझ में आया? आप समझ गए ना? बहुत बढ़िया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। यही कुछ ऐसे संविधान के समझ लीजिए मेन की वर्ड हैं, जहाँ मेन पॉइंट हैं जिनको आप पकड़ लिए तो पूरा संविधान पे आपकी पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, अगले आर्टिकल की बात कर लेते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। अनुच्छेद 262 ये क्या कहता है? अंतर्राज्यीय नदियों, नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। भाई हम देखते हैं कि हमारे राज्यों के बीच में कई नदियाँ बहती हैं जो कई राज्यों से होकर के जाती हैं। अब नदी नदी में पानी होता है, पानी की ज़रूरत सबको है, विवाद हो जाता है। कोई राज्य कहता है हम कितना भी पानी लेंगे, हम कोई कहता है हम लेंगे। तो ऐसी स्थिति में पानी का बंटवारा, नदी घाटी परियोजनाएं बनती हैं, बांध बनते हैं और बांध से बिजली बनती है, बहुत सारा संसाधन होता है, कुछ लाभ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो उससे जो है राज्यों के बीच में भी विवाद आ जाता है। तो ये जो विवाद हैं इनके बारे में जो निर्णय होगा वो पूरा प्रोसेस और वो पूरा सिस्टम कहाँ दिया हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 262 में लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, अगला जब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 263 आता है हमारे सामने। 263 भी एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध। अगर जो कोई दो या अधिक राज्यों को मिलकर के कोई परिषद बनाई जा रही है तो उस संबंध में जो प्रबंधन है, प्रबंध कैसे होगा, वो कहाँ दिया है? 263 के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, 263 में आर्टिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आर्टिकल 265 आता है। वो क्या आता है कि कानून के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भाई ऐसा कोई भी कानून, कोई भी सरकार कानून ऐसे कोई कर नहीं लगा सकती। उसको क्या पढ़ने पड़ेगा? जो कानून बना करके, कानून के द्वारा जो है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही कोई नया कर लगाया जा सकता है, वरना फालतू में बिना किसी विधि के द्वारा, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी के ऊपर कोई भी कर नहीं आरोपित किया जा सकता। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 265 कहता है। तो इसीलिए देखिए, आप जो भी कर देते हैं वो सब कानूनी रूप से प्रक्रिया के द्वारा बनाए गए हैं, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, बहुत सारे ऐसे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। जब आगे हम बात करते हैं, आगे थोड़ा सा हम अपने संविधान में बढ़ते हैं, तो हमारी जो मुलाकात है वो 275 आर्टिकल से होती है। और 275 आर्टिकल से जब हम मुलाकात करते हैं तो देखते हैं वो क्या बात करता है। तो 275 कहता है कि भाई मैं जो हूँ, मैं कहता हूँ कि कुछ राज्यों को संघ से अनुदान के बारे में बात करता हूँ कि जो कुछ ऐसे राज्य हैं हमारे देश में जो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जनजातीय लोग रहते हैं, ठीक है, विकास नहीं हुआ है, और तो ऐसे राज्यों को संघ से कुछ अनुदान मिलता है, अलग से पैसा मिलता है फ्री का। ठीक है, वो अनुदान कैसे होगा, किनको मिलेगा, क्या क्या होगा, उसके शर्तें क्या होंगी, वो सब की बात कौन करता है? 275 आर्टिकल करता है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल एक हमारे सामने निकल के आता है। वो आर्टिकल कौन सा है? 280। आर्टिकल नंबर 280 क्या कहता है? वित्त आयोग की स्थापना। जो हमारा फाइनेंशियल कमीशन होता है, फाइनेंस कमीशन होता है, ठीक है, जो वित्तीय प्रबंधन संबंधित चीज़ें देखता है, पूरा देश की वित्तीय स्थितियों का प्रबंधन करता रहता है, लेखा जोखा रखता है पूरा वित्त आयोग, उसकी स्थापना का जो की गई है वो किस आर्टिकल के तहत की गई है? 280 के आर्टिकल के तहत की गई है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो अनुच्छेद 300 हमारे सामने आता है, इससे भी बात कर लेते हैं। तो ये वाद और कार्यवाहियों के संबंध में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 300A क्या कहता है? इस पर बात करते हैं कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित ना किया जाना, मतलब संपत्ति का अधिकार। आप जानते हैं कि पहले जब हमारा मूल संविधान बना था तो हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे और वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं।
तो वो जो 7 मौलिक अधिकार थे और 6 हो गए, वो उसमें से हट कौन गया? ये जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मूल अधिकार से निकाल करके आर्टिकल नंबर 31 से निकाल करके इसको कहाँ रख दिया गया? आर्टिकल नंबर 300 के पार्ट ए में चिपका दिया गया। ठीक है, ये संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि ये बड़ी दिक्कत उत्पन्न कर रहा था वहाँ पर, और अब ये मूल अधिकार न होकर के क्या है? कानूनी अधिकार बना दिया गया इसको। अब ये कानूनी अधिकार है तो भाई किसी भी व्यक्ति की संपत्ति है कोई, ठीक है, तो बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के, ठीक है, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 300 ए में लिखा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये घटाया बढ़ाया गया है। इस संबंध में बहुत सारी विवाद रहे हैं, लंबा इसका इतिहास रहा है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मुलाकात होती है आर्टिकल नंबर 311 से। आर्टिकल नंबर 311 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 311 कहता है संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की रैंक में कमी या बर्खास्तगी। जो हमारे सिविल सर्वेंट होते हैं, चाहे वो राज्य के हों चाहे वो केंद्र के हों, उनकी जो प्रमोशन है, उनका जो डिमोशन है, जिनको हम मतलब उनका चाहे हम पदोन्नति दें, चाहे उनको बर्खास्त करें, चाहे उनको हम ये जो पूरा सिस्टम होता है ये कहाँ पे लिया दिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 311 में मिलता है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है अनुच्छेद 312, और 312 हमारा जो आर्टिकल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है? अखिल भारतीय सेवाओं के गठन की बात करता है कि भाई भारत में जो प्रशासन चलाने के लिए जो प्रशासनिक व्यक्ति होंगे जो चुने जाएंगे, उनका जो है चयन कैसे होगा? अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा होगा। यूपीएससी जो है हमारा वो यही काम करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आईएएस की परीक्षा हमने आपने सुनी होगी सब लोगों ने, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो अखिल भारतीय सेवाएं वो यही सब इसी संबंधित हैं। ठीक है, तो 312 जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं की बात करता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे अगर जो हम बात करते हैं तो वो बात क्या करता है? आर्टिकल 315 जो है वो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात करता है। भाई जब अखिल भारतीय सेवाएं रखी जाएंगी तो उनका चयन की प्रक्रिया, परीक्षा और उनका रिजल्ट, उनका इंटरव्यू, नियुक्ति से संबंधित जो काम है उसको देखने के लिए एक आयोग भी चाहिए। राज्यों का अपना होना चाहिए, एक संघ का होना चाहिए। तो आर्टिकल 315 कहता है कि संघ में क्या होगा? एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, और हर राज्य में अपना जो है वो राज्य लोक सेवा आयोग हुआ करेगा। ठीक है, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, और राज्यों में उनके अलग अलग होते हैं। ठीक, समझ गए? तो अगला जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हमारे सामने आ रहा है वो आर्टिकल 320 आ रहा है, आर्टिकल नंबर 320। और वो क्या कहता है? वो कहता है लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होंगे। वो ये डिसाइड करता है कि ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जा रहा है इसका काम क्या हुआ करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अनुच्छेद 323 का पार्ट ए वो क्या कहता है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात करता है कि हम जानते हैं ना कि जो जो अधिकारी लोग होते हैं, विभाग होता है, उनके अपने न्यायाधिकरण होते हैं। ठीक है, उनका एक अपना न्यायाधिकरण होता है जिसमें पहले कुछ सुनवाई, अगर जो उनका कोई अपराध करते हैं, कोई गलती करते हैं तो पहले सुनवाई वहाँ पे होती है। तो उनकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण जो होते हैं वो उनकी चर्चा कहाँ पर की गई है? वो 323 के आर्टिकल ए में की गई है। ठीक है, आर्टिकल 324 की बात करें तो वहाँ पे क्या है? अनुच्छेद 324 निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना। ये निर्वाचन आयोग की बात कर रहा है, चुनाव जो करवाता है, कि जो अधीक्षण है, निर्देशन है, नियंत्रण है, ये कौन करेगा? देश में जो चुनाव होते हैं उन चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण कौन करेगा? उन पर चुनाव आयोग करेगा। ठीक है, ये कौन सा है? 324। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 330। इम्पॉर्टेंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। वो क्या है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। ठीक है, आप जानते हैं कि हमारी लोकसभा में जो है 80 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं, और ये जो आरक्षण है चाहे वो अनुसूचित जातियों को मिला हुआ है चाहे वो अनुसूचित जनजातियों को मिला हुआ है,
वो किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? आर्टिकल 330 के तहत मिला हुआ है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है हमारे सामने वो है 335 और ये क्या कहता है? सेवाओं पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जातियों के दावे से संबंधित है। मतलब कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज हों, चाहे वो राज्य के अधीन हो, चाहे वो संघ के अधीन हो, बहुत सारी जो सेवाएं हैं, नौकरियां हैं, उनमें जो है अनुसूचित जातियों के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो ये उस संबंध में है 335। आगे बात करते हैं हम लोग 352 पे आते हैं, अनुच्छेद 352 में। और अनुच्छेद 352 क्या कहता है? वो आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। आप जानते हैं ना 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं हमारे देश में। इमरजेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं, इमरजेंसी लग गई भाई, इमरजेंसी, ठीक है। तो जो 352 है वो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है कि भाई युद्ध में अगर जो देश के ऊपर हमला हो जाए किसी भी देश का, या हमारा देश किसी युद्ध में व्यस्त हो जाए, या हमारे देश के अंदर कोई सशस्त्र विद्रोह हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? 352 का प्रयोग करके इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक। कौन? राष्ट्रपति लगाएगा 352, ये राष्ट्रीय आपातकाल है। अगला जो आपातकाल है वो लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। और ये अनुच्छेद 356 के तहत कहाँ लगता है? राज्यों में, किसी भी राज्य में जो है हमारे, वो जो संवैधानिक मशीनरी है, जो संवैधानिक पूरा प्रक्रिया है वो फेल हो जाए, ठीक है। और ऐसी विफलता जो सरकार जो है, राज्यों में सरकार नहीं चला पा रही, संवैधानिक रूप से संविधान का पालन नहीं हो रहा है, मशीनरी काम नहीं कर पा रही है फिर किसी भी राज्य की, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति को ये सलाह देता है कि भाई राज्यपाल वो राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। और राष्ट्रपति को ये शक्ति है किस आर्टिकल के तहत? 356 के तहत, कि वो उस राज्य में जहाँ पर संवैधानिक मशीनरी विफल हो गई है वहाँ पर वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 356। ये दोनों ही आर्टिकल आप घोल करके पी लीजिए। दोनों ही आपातकाल, एक राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है 356 और 352, और एक राज्य में आपातकाल की बात करता है 356, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला आर्टिकल जो हमारे सामने आता है वो आता है आर्टिकल 360। ये तीसरे प्रकार का आपातकाल है जो हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी ये है वित्तीय आपातकाल। कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे देश के पास पैसा ही नहीं बचे, हमारा देश जो है पूरा तरीके से कंगाल हो जाए, हमारे पास आयात करने के लिए पैसा ना बचे, हमारे देश की सरकार के पास लोगों जो हमारे सर्विस से जो नौकर हैं, जो अधिकारी हैं, उनको जो सैलरी देने के लिए पैसा ना बचे, ऐसी स्थिति अगर जो हमारे देश में आ जाए तो हम इसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल की स्थिति। और ये वित्तीय आपातकाल कब लगाया जा सकता है? जब ऐसी स्थिति आए तब। और किस आर्टिकल के तहत? 360 के तहत, ठीक है। तो यही एक ऐसा आर्टिकल है हमारे संविधान में जिसका आज तक प्रयोग करने की नौबत नहीं आई है। आज तक हमारे देश में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में कभी ऐसी स्थिति नहीं आई आज तक, ठीक है, कि हमारे यहाँ वित्तीय आपातकाल लगाना पड़े। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद कर लेंगे, ठीक। अगला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपके सामने जो आ रहा है वो आ रहा है कौन सा? 365। आर्टिकल नंबर 365 जो है वो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, ठीक है। ये जो है राज्य जब है वो जो है, अगर जो हमारा जो कोई संघ जो है किसी राज्य को कोई आदेश देता है, कोई निर्देश देता है, तो उसको अगर जो प्रभावी करने में राज्य की सरकार जो है वो कोताही करती है या उसको प्रभावी नहीं कर पाती है या सफलतापूर्वक नहीं उसको प्रभावित कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ की जो संवैधानिक तंत्र मान लिया जाता है कि उनका संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, राज्य की जो मशीनरी है, ठीक है। तो ये उस संबंध में है, ठीक है, 365। आगे बात करते हैं हम लोग। और आगे जब हम मिलते हैं तो हमारी जो मुलाकात होती है वो किससे होती है? आर्टिकल 368 से होती है, ठीक है। आर्टिकल 368 इस संविधान के अगर जो टॉप 10 इम्पोर्टेंट आर्टिकल निकाले जाएं तो आर्टिकल 368 जो है वो उनमें से एक होने वाला है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये
मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें बात क्या लिखी हुई है, पहले आप उस पर गौर कीजिए, फिर आप खुद जान जाएंगे, ठीक है, कि इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है भाई। तो आर्टिकल 368 जो है वो संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया का जिक्र करता है। भाई संविधान में जो संशोधन करने की पावर है वो कौन देता है, किसको देता है? आर्टिकल 368 देता है। किसको देता है? भारतीय संसद को देता है। और वो प्रक्रिया भी बताता है कि कैसी प्रोसेस होगी, किस प्रोसेस के द्वारा संशोधन किया जाएगा। कौन संशोधन कर सकेगा? भारत की संसद कर सकेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं, ठीक है, 100 के ऊपर संशोधन हो चुके हैं। तो 100 के ऊपर जो भी संशोधन, ये 100 तक हुए हैं, 100 संशोधन 70-75 साल में हमारे, वो इसी आर्टिकल का प्रयोग करते हुए किए गए हैं भारतीय संसद के द्वारा। इसलिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 370 फिर से एक इम्पॉर्टेंट है, जो अभी तक था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है, धारा 370 को, अनुच्छेद 370 को। ये क्या देता था? जम्मू कश्मीर राज्य को जो है वो विशेष राज्य का दर्जा देता था, ठीक है। ये अस्थायी प्रावधान था और इसको जो है हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। 370 अब नहीं रहा, लेकिन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग। तो आगे अब हम लोग आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि 80 इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर के आएंगे। तो हम लोगों ने 80 के 80 की बात कर ली है। और ये जो है 448 अनुच्छेदों में से सबसे इम्पोर्टेंट लेकर के आए थे। तो अगर जो आप बहुत ही ज़्यादा संविधान के ज्ञाता बनना चाहते हैं, संविधान के जो है विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, तब आपको पूरा का पूरा संविधान पढ़ने की ज़रूरत है, और आप पढ़िए। लेकिन अगर जो आप केवल एसएससी का, यूपी पुलिस का, लेखपाल का, आरओ का ऐसा एग्ज़ाम निकालने के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी है। और इस क्लास को करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी किसी अलग से क्लास की ज़रूरत पड़ेगी। फ़िलहाल कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मूल अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मौलिक कर्तव्य इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बीच का जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो उस संदर्भ में हमने वीडियो पहले से बना रखी है, और आप उन वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन में जा कर के या हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटी से बहुत ज़्यादा इससे ज़्यादा डीप में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये हल्के लेवल के एग्ज़ाम है, इसमें इससे ज़्यादा डीप में आपसे नहीं पूछने वाला है। फ़िलहाल फिर भी मेहनत करते रहिए। पॉलिटी तैयार हो गई है तो हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री तैयार हो गई तो ज्योग्राफी पढ़िए, सब कुछ तैयार हो गया तो करंट अफेयर्स पढ़िए, ठीक है। और जब तक देह में शक्ति है, संघर्ष करते रहिए, ठीक है। और संघर्ष जो है वो हर व्यक्ति के जीवन में सफलता संघर्ष के द्वारा ही आती है, और संघर्ष करने वाले ही इस दुनिया में याद किए जाते हैं, ठीक है। मक्कार, कायर, आलसी लोगों को कोई याद नहीं करता है। समस्या सबके पास होती है। लगे रहिए, स्वस्थ रहिए और संघर्ष करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। हिम्मत मत हारिए। और आपको अगर जो हमारे चैनल अच्छा लगा है, हमारी ये मेहनत अच्छी लगी है, हमने आर्टिकल निकाले, टाइप किया, फिर आपके सामने लेकर के आया, एक्सप्लेन किए, ठीक है। एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत अधिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है, बहुत अधिक समय लगता है। तो अगर जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा। मिलते हैं किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ में जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। जय हिंद, जय भारत।